बंद, ये कनेक्शन साथ है सारे। महेंद्र ये बीच वाले 2 पंखे बंद करवा देना। बैठ लिए क्या? आगे लिखो। आगे एक छोटी सी हेडिंग लगाओ, मनोविज्ञान के संप्रदाय। मनोविज्ञान के संप्रदाय, हेडिंग लगाओ मनोविज्ञान के संप्रदाय। संत एवं संप्रदाय नहीं है, मनोविज्ञान के संप्रदाय है। अच्छा, संप्रदाय पढ़े तो है ना आपने? पढ़े? तो मुझे बताओ संप्रदाय का तात्पर्य क्या होता है? हैं? हाँ हाँ, किसी मार्ग को चलने के लिए मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं। किसी मार्ग पर चलने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? मूर्खों, एक ही विचारधारा के लोगों से बना समूह संप्रदाय कहलाता है। अरे संप्रदाय एक वाद होता है। क्या होता है? संप्रदाय क्या होता है? वाद होता है। एक वाद यानी मत होता है। क्या होता है? मत। संप्रदाय एक होता है वाद या मत। कोई भी एक विचारधारा होती है। क्या होती है? आइडियोलॉजिस्ट होती है, विचारधारा होती है। विचारधारा को हम लोग बोलते थे मत या वाद, और उसको यदि ये विचारधारा धर्म से संबंधित है और वो भी हिंदू धर्म से, तो उसको बोलते हैं संप्रदाय, और यदि वो मुस्लिम धर्म से है तो उसको बोलते हैं सिलसिला। नाम सुना है ना, सिलसिला। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए मैंने एक विचार दिया, मैंने एक विचार या फिर मैंने कुछ विचारों का समूह आपको बताया कि मेरा आइडिया ये है। यदि आप लोग मेरे विचारों से सहमत हो गए तो आप मेरे अनुयायी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? मतलब मेरे विचारों के आधार पर चलने वाले व्यक्ति बने कि नहीं बने? अब आप और मेरे से मिलकर एक विचारधारा विकसित हो गई, एक नहीं हो गई है। इस विचारधारा को, इस समूह को हम लोग बोलते हैं संप्रदाय, मत या वाद। यानी किसी एक व्यक्ति की विचारधारा पर चलने वाले लोग या एक विचारधारा पर चलने वाले लोग, वो क्या कहलाता है? संप्रदाय कहलाता है, या फिर क्या कहलाता है? वाद कहलाता है। अब देखिए, वास्तव में मनोविज्ञान क्या है, साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है, इस बात को लेकर सभी मनोवैज्ञानिक एक मत नहीं थे। सभी मनोवैज्ञानिक, कुछ मनोवैज्ञानिक, प्रमुख मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपनी अपनी विचारधाराएं दी। उन्होंने कहा मनोविज्ञान का मतलब ये है, दूसरे ने कहा मनोविज्ञान का मतलब ये है, तीसरे ने कहा मनोविज्ञान का मतलब ये। अब मान लो एक व्यक्ति ने कह दिया कि मनोविज्ञान का मतलब ये है, और उसके मानने वाले लोग, उसके समर्थक और बहुत सारे हो गए, और उसके समर्थक हो गए, समर्थक और वो व्यक्ति मिलके उसका जो संप्रदाय है ना, वो एक पूरा संप्रदाय तैयार हो गया। इस प्रकार के मनोविज्ञान में कई संप्रदाय विकसित हुए। इसका मतलब मनोविज्ञान की कई सारी शाखाएं निकल रही है, कई सारे संप्रदाय विकसित हो रहे हैं। अपने को प्रमुख संप्रदायों के ध्यान रखने हैं, और यह ध्यान रखना है कि उस संप्रदाय का प्रमुख बोपाजी कौन है। प्रमुख बोपाजी का मतलब समझते हैं ना? प्रमुख बोपाजी मतलब वो उसका प्रवर्तक, उसका क्या होना है? प्रवर्तक, जिसने इस विचारधारा को, इस दर्शन को सामने उतारा होगा। और उसके बाद आगे उसके अनुयायी और कौन है? अनुयायी खूब सारे हुए हैं। इस संप्रदाय को इंग्लिश में बोलते हैं स्कूल। क्या बोलते हैं?
स्कूल। अच्छा आप सोच के बताइए, स्कूल एक वह संस्था है जहां केवल एक ही विचारधारा के सारे समर्थक लोग होते हैं। एक नहीं है स्कूल में एक ही विचारधारा, कौन सी? सिलेबस, पाठ्यक्रम। आपको पता हो तो सारे के सारे उस पाठ्यक्रम को ही पढ़ते हैं और उस पाठ्यक्रम से ही सहमत होते हैं कि नहीं होते हैं। इसका मतलब है स्कूल एक संप्रदाय है। क्या है? संप्रदाय। अब हमने इस मनोविज्ञान के संप्रदाय देखने हैं, इसका मतलब हमने साइकोलॉजी के स्कूल देखने हैं। किसके स्कूल देख रहे हैं हम लोग? साइकोलॉजी के। तो हमें यह पूछा जाएगा कि साइकोलॉजी के स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल का स्थापना किसने की थी, फंक्शनलिज्म स्कूल की स्थापना किसने की थी, गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना किसने की थी, साइको एनालिटिकल स्कूल की स्थापना किसने की थी। अलग अलग संप्रदाय आ रहे हैं, समझ रहे? थोड़ी सी बात समझ में आई ना आपको? संप्रदाय को हम केवल और केवल संत संप्रदाय से, संतों से नहीं जोड़ सकते हैं। संप्रदाय, अच्छा मैं बताऊं, एक विचारधारा है। अच्छा बीजेपी एक संप्रदाय है, कांग्रेस एक संप्रदाय है, आरएलपी एक संप्रदाय है। संप्रदाय का मतलब आप समझ रहे हैं ना? संप्रदाय का मतलब एक विचारधारा, और उस विचारधारा में रहने वाले लोग सब के सब क्या है? उस विचारधारा से सहमत है, उसके अनुयायी है। न केवल सहमत है बल्कि उसके क्या बन चुके हैं? वो अनुयायी बन चुके हैं। इसका मतलब उसी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं वो। तो मैं आपको मनोविज्ञान के संप्रदायों के बारे में बताने वाला हूं। डायरेक्टली रूप से आपके सिलेबस में नहीं है कि मनोविज्ञान के संप्रदाय क्या है, इसलिए आपको बहुत डिटेल से नहीं जाना है, केवल नाम देखना है कौन सा संप्रदाय है और उसका प्रमुख प्रवर्तक कौन हुआ है, ये बात देखनी है। जिस समय आपके ये सिलेबस में आएगा, जब आप ग्रेड सेकंड में जाओगे, तब फिर हम इनको विस्तृत अध्ययन करेंगे कि भाई संप्रदाय क्या है। देखो मनोविज्ञान का एक संप्रदाय है जिसका नाम है, यदि आपने सुना हो तो, संरचनावाद। क्या नाम है? संरचनावाद। अच्छा कौन थे इसके जनक? विलियम वुंट। नाम सुना है क्या विलियम वुंट का? कौन है ये? पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करने वाला व्यक्ति है। कब हुई थी? 1879। इसका मतलब 1879 में इस विलियम वुंट ने एक अपनी विचारधारा प्रस्तुत की थी। उस विचारधारा से बहुत सारे लोग समर्थक हो गए थे उसके। एक संप्रदाय है जिसका नाम है प्रकार्यवाद। क्या नाम है? प्रकार्यवाद। इसके जनक कौन है? विलियम जेम्स। अभी का भी याद करना है इनको ना, लिखना नहीं है। एक विचारधारा है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद कौन है? सिगमंड फ्राइड। इसको तो जानते हैं ना आप, ईश्वर सर ने खूब बताया होगा, या पढ़ाया ही नहीं उन्होंने? अभी टीचिंग मेथड नहीं पढ़ाई क्या उन्होंने? सिगमंड फ्राइड को नहीं पढ़ाया क्या? याद ही नहीं किया बेचारे को? क्या नाम बताया था ना? हाँ मुझे लगता है वो फेवरेट गुरुजी है उनके, वो इसी संप्रदाय के हैं। हाँ बोला भी था ना। हाँ वो अपनी विचारधारा को फैला रहे थे, अपने इस संप्रदाय की इस विचारधारा का क्या कर रहे थे? प्रचार प्रसार कर रहे थे वो। गेस्टाल्टवाद नाम सुना है क्या? कौन है? मैक्स वर्दीमर। वेरी गुड, मैक्स वर्दीमर। अच्छा आपने कभी व्यवहारवाद का नाम सुना है क्या? ये कौन है? व्यवहारवाद। और व्यवहारवादी है वॉटसन। वेरी गुड, व्यवहारवादी हो गए वॉटसन। अच्छा आपने कभी शास्त्रीयवाद का नाम सुना है क्या? बहुत बढ़िया। शास्त्रीयवाद के जनक कौन है? जॉन लॉक। जॉन लॉक। अच्छा आपने कभी प्रयोजनीय या प्रेरकीय या हार्मिक संप्रदाय का नाम सुना है क्या? कौन है? विलियम मैकडूगल। वेरी गुड। बाकी और चीजें भी बताऊंगा, लेकिन इनका कोई अंत तो है नहीं।
आज मैं साइकोलॉजी के बारे में कोई दूसरी परिभाषा दे दूँ, मैं कह दूँ भाई देखो ये है वैसे है, मैं दो चार अपने आप लोगों को इकट्ठा कर लूँ, इकट्ठा करके कहूँ कि तुम भी मानो और तुम भी प्रचार करो, तुम अपने डीपी लगा दो, तुम अपनी पोस्ट लगा दो, इसका मतलब मेरे अनुयायी बन गए कि नहीं बन गए उस विचारधारा के, तो मैं कह दूँ मेरा एक स्कूल ये हो गया, एक स्कूल बन गया। ठीक है, अब ये संप्रदाय है, ये अलग अलग बातें करेंगे, अपने को इन बातों से ज़्यादा संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा आपको कि एक एक लाइन में कि चीज़ें है क्या। ये मैंने जिस क्रम से लिखे है ना उसी क्रम से इनका उद्भव हुआ है, क्रम यही है। इसका मतलब सबसे पहले कौन सा वाद आया था मनोविज्ञान में? संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। संरचनावाद कौन लेकर आए? आपको याद है विलियम वुंट ने 1879 में प्रयोगशाला स्थापित की, और प्रयोगशाला स्थापित करके इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? व्यवहार का, चेतना का। याद आ रहा है आपको? किसका नहीं करता है? मन का। इससे पहले वाले मनवादी थे ना, वो मानते थे मनोविज्ञान मन का अध्ययन करती है। अब ये 1879 में आके क्या कह रहा है? मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन करता है। इसका मतलब ये सीधी सी बात ये कि विलियम वुंट के संप्रदाय का एक ही बात मानना था कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन कर रहा है? चेतना का अध्ययन कर रहा है। विलियम वुंट का जो संप्रदाय था उसकी एक ही बात मानने में थी कि विलियम वुंट कहता है कि ये किसका अध्ययन करता है? चेतना का अध्ययन करता है। अच्छा, फिर अध्ययन करके इसने अध्ययन किया भी चेतना का, और अध्ययन करके कहा कि ये जो अपना कॉन्शियंस होता है ना, कॉन्शियंस माइंड, जो चेतना होती है, चेतन मन जो अपना होता है, इस चेतन मन के 3 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 3 एलिमेंट्स, मतलब 3 तत्व होते हैं। चेतन मन के कितने तत्व होते हैं? 3। इसने कहा कि चेतन मन में एक तो पाई जाती है संवेदना। क्या पाई जाती है? संवेदना। एक पाया जाता है, वो तो संज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है, प्रतिमा या प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। और एक होता है भाव या अनुराग, भाव या अनुराग। बताओ चेतना के कितने तत्व बताए? 3। कौन सा? संवेदना। दूसरा प्रतिमा या प्रतिबिंब। तीसरा भाव या अनुराग। अब देखो इनका सही क्रम तो है इनका, भाई तरीका तो है इनका, लेकिन अपने को ये 3 याद रखने हैं। एक तो ये कहता है कि चेतना, कॉन्शियस माइंड में सबसे पहले संवेदना होती है। क्या होगी? सेंसेशन। चेतन मन में क्या होगा? संवेदना। संवेदना होगी तो उस संवेदना के प्रति जब वो अर्थ ग्रहण करेगा ना, उस समय उसके मस्तिष्क में कुछ भाव उत्पन्न होंगे, फीलिंग। इसको क्या बोलते हैं? फीलिंग, भाव। अनुराग मतलब अफेक्शन। फीलिंग उत्पन्न होगी, और फीलिंग उत्पन्न होगी तो उससे संबंधित उसके मस्तिष्क में एक प्रतिमा बनेगी, एक इमेज बनेगी। आपको याद है ये जब संरचना का निर्माण हो रहा है, तत्वों का निर्माण हो रहा है, तो मस्तिष्क में एक इमेज बनती है। मस्तिष्क हमेशा किसी भी चीज को डिकोड करके इमेज के रूप में लेता है, वापस एनकोड करके निकालता है इमेज से। अच्छा, डिकोडिंग डिकोडिंग होती है ना। अच्छा, उसको छोड़िए, डिकोडिंग डिकोडिंग वैसे तो आपने पढ़ तो ली है ना आईसीटी। मैं ये भी नहीं कहूँ तो मैं ये कहूँ कि जैसे मान लीजिए एक मैंने मार्कर गिराया था, आपके सामने आवाज़ आई थी, आवाज़ आई थी ना, उस आवाज़ को अपने मस्तिष्क ने प्रतिमा के रूप में धारण कर रखा है। जो संरचना बनी है ना, वो संरचना एक प्रतिमा के रूप में, एक इमेज बनी हुई है। समझ पा रहे? किसी भी चीज़ को याद करने का मस्तिष्क का एक ही तरीका होता है, मस्तिष्क उसमें फोटोकॉपी करता है। क्या करता है? फोटोकॉपी, इमेज क्रिएट करता है एक। और वो इमेज क्रिएट तब होगी ना जब पहले मस्तिष्क को कुछ भाव उत्पन्न होंगे, कुछ फीलिंग आएगी उससे संबंधित। और फीलिंग तब आएगी ना जब पहली अनुभूति तो मिले, संवेदना तो मिले, जब पहले कम से कम वातावरण से ज्ञान तो मिले। वातावरण से ज्ञान मिलेगा तो फीलिंग होगी, फीलिंग होगी तो इमेज क्रिएट हो जाएगी। बस इसका यह कहना था कि मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन करता है, और चेतना 3 तत्वों से निर्मित होती है, और ये 3 तत्व ही है। बात क्लियर? आप याद करके बताओ मुझे, विलियम जेम्स इसके साथ प्रमुख सहयोगी था कि नहीं था? विलियम वुंट के साथ था कि नहीं था? लेकिन विलियम वुंट प्रमुख सहयोगी था, लेकिन इसकी कुछ बातों से सहमत नहीं था। सहमत नहीं था तो उसने अपने एक नई धुनी स्थापित कर ली, नई धाम स्थापित कर ली। यही होगा भाई। वो पहले तो उसका असिस्टेंट हुआ करता था खास,
विभूति बांधने का काम करता था। वो बेटा रहता था विलियम वुंट, वहां बेटा रहता था, और उसके पास में बेटा रहता था विलियम जेम्स, फिर वो वॉइव्स, टिचनर, जेम्स सलीर, वो बेटे रहते थे, और वो अनुयायी आते थे। अनुयायी फिर भाव आता था जब उसको, तो उस समय वो क्या करते थे, वो तो मुख्य असिस्टेंट वही था, तो वो भाव में कुछ बताता था और वो क्या करता था, विभूति पैक कर करके उनको दिया करता था। लेकिन धीरे धीरे सीख जाता है ना आदमी, सीख जाता है, तो उसने अपनी नई कोचिंग खोल ली। विलियम जेम्स ने कहा कि भाई अपन तेरे साथ नहीं रहना है, क्योंकि अब हम सारी विद्याएं जानते, पूरी विद्याएं जान ली, और पूरी विद्याएं जान के उन्होंने एक धाम बनाई। अच्छा, अब की बार उन्होंने धाम का नाम संरचनावाद नहीं रखा, क्या रखा, प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद है ना, प्रकार्यवाद। इसलिए अच्छा, धाम बनाकर जो उसके अनुयायी आया ना, उन अनुयायियों को उसने ये कहा कि वो जो है ना विलियम वुंट तो केवल इस बात का ही अध्ययन करता है, केवल इस बात का अध्ययन करता है कि आपके जीवन में क्या दुख चल रहे हैं, आप सो रहे हैं कि नहीं है, आपके साथ ये घटित हुआ, यही बात करता है। इसका मतलब केवल उसकी संरचना बता रहा है, लेकिन बोला हम आपको ये भी बताएंगे कि इनका निवारण कैसे किया जा सकता है, भविष्य को बदला कैसे जा सकता है, हम ये भी बताएंगे। इसने कहा कि संरचनावाद केवल चेतना के तत्वों की संरचना का अध्ययन करता है, चेतना के तत्वों की संरचना। संरचना मतलब एक स्ट्रक्चर फिक्स बनी हुई है कि भाई पहला ये होगा, दूसरा ये होगा और तीसरा ये होगा। इसने कहा कि मनोविज्ञान का काम केवल इतना सा नहीं है, मनोविज्ञान का काम तो ये है कि वो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो चेतना किन किन तत्वों से मिलकर बनी है, महत्वपूर्ण ये है कि वो चेतना के तत्व कार्य कैसे करते हैं, चेतना के तत्व कार्य कैसे कर रहे हैं, फंक्शन कैसे कर रहे हैं, वो चेतना के तत्व कार्य कैसे कर रहे हैं, वो एक सीढ़ी आगे चला गया कि नहीं चला गया। इसलिए इसके वाद को नाम दिया गया, इसके संप्रदाय को प्रकार्यवाद। क्या नाम दिया गया, प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। इसका मतलब अब ये चेतना के तत्वों का क्या करेगा, ये अध्ययन करेगा कि वो कार्य कैसे करते हैं। दो बातें हमारे सामने क्लियर हुई। संरचनावाद कहता है कि चेतना कितने तत्वों से मिलकर बनी होती है, उसकी संरचना का अध्ययन कर लो, जबकि प्रकार्यवाद कहता है कि चेतना के तत्वों के अध्ययन से काम नहीं चलेगा, यह भी अध्ययन किया जाना चाहिए कि चेतना के तत्व कार्य कैसे करते हैं। तो ये दोनों थे और दोनों ने अपने अपने विचारधाराएं पनपल। इसके बाद कौन आया, मनोविश्लेषणवाद। ये लगभग देखो, आप सोच के देखो, ये संरचनावाद वास्तव में विकसित होता है 1879 में। बाद में संरचनावाद की नाम की कोचिंग होगी, उस कोचिंग का उद्घाटन तो 1892 में किया गया था, 1892 में, लेकिन शुरू कहां से हो गया था, 1879 से। 1890 में आपको पता है, 1890 में सिगमंड फ्राइड ने आलोचना ठोक दी थी इनकी, ठोकी थी ना सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने कहा नहीं होता है, तब इसको लगा कि यार सिक्का डाउन है, ये तो मामला तो गिरने वाला है, इसकी धाम तो बंद होने वाली है, क्योंकि अब अनुयायी आएंगे ही नहीं। सिगमंड फ्राइड कह चुका है वो कुछ नहीं जानता है। भाई विलियम वुंट को फेल कर दिया कि नहीं कर दिया। तब विलियम जेम्स को कहीं लगा कि यार ये कोचिंग फेल हो जाएगी, इससे अच्छा है कि मैं दूसरी कोचिंग कर लूं। तब उसने अलग होके उसने कहा, क्या कहा था कि ये तो तत्वों का अध्ययन नहीं है, ये तो तत्व कार्य कैसे करते हैं इस बात का अध्ययन करता है। 1900 में मनोविश्लेषणवाद का विकास हुआ। लगभग 1900 के आसपास आते आते सिगमंड फ्राइड स्थापित हो गया था। 1900 के पास आते आते सिगमंड फ्राइड क्या हो गया था, स्थापित हो गया था। सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया वियना का रहने वाला एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था। सिगमंड फ्राइड के पापा एक व्यापारी हुआ करते थे। ये फ्रीबर्ग में जन्मा था और बाद में ऑस्ट्रिया में इसका परिवार सेट हो गया, तो वो ऑस्ट्रिया में ही रहने लग गया था। उसके बाद धीरे धीरे चल के इसने डॉक्टरी कर ली, इसने बहुत सारी उपाधियां ली थी, बहुत सारा अध्ययन किया था, डॉक्टरी कर ली थी, डॉक्टर बन गया था। और डॉक्टर बना था ये पागलों के अस्पताल में। किसके अस्पताल में डॉक्टर था ये? व्यक्ति पागल क्यों होता है इसने बताया, उसका कारण अचेतन होता है। इसने क्या बताया, अचेतन। आप सोच के देखिए, मैंने कहा था ना चेतन, अचेतन और अचेतन तीन होते हैं। अच्छा, अचेतन में आपको पता हो तो स्टोर रहता है, सारी चीजें स्टोर रहती है। उनमें से मैंने कहा यदि वो सुगत अनुभव जो बाहर आएंगे ना, तो वो तो आप व्यक्ति को खुशी प्रदान करते हैं। उससे तो व्यक्ति पागल नहीं होता है, खुश होता है। उल्टा पागल नहीं होता है, क्या होता है, खुश होता है। लेकिन यदि वो दुखद अनुभव और दमित इच्छाएं यदि कहां आ रही है,
चेतन में आ रही है। जैसे आपका अभी वर्तमान में एक भयंकर वाली इच्छा है कि मुझे नौकरी लगना है और मुझे मास्टर बनना है। किसी कारणवश यदि आप मास्टर नहीं बन पाए, आप मास्टर बन पाना संभव नहीं है, तो वो इच्छा आपके कहाँ चली जाएगी? अचेतन। धीरे धीरे उन चीज़ों को भूलोगे तो सही ना भाई, कभी ना कभी तो हम भूलेंगे ना इस चीज़ को, तो धीरे धीरे हम लोग भूलेंगे। लेकिन जैसे ही किसी मास्टर को देखेंगे, स्कूल को देखेंगे, कोचिंग उत्कर्ष का बैग लिए हुए स्टूडेंट को देखेंगे, तो बताओ मुझे अपने को वापस याद आएगा कि नहीं आएगा? जब वापस याद आएगा तो वो पल अपने लिए कितना खतरनाक होगा, कितना भयंकर होगा। कई बार हम कहते हैं ना यार वो आदमी सदमे में चला गया है। ये सदमे का कारण जो अचेतन में दमित इच्छा है ना, वो इच्छा है। जैसे कोई व्यक्ति मान लो अचानक से अपने को कहे कि आपका परिवारजन या आपका प्रिय व्यक्ति मारा जा चुका है, उसकी डेथ हो गई है। इसका मतलब अपनी इच्छा कतई नहीं थी कि वो मरे, लेकिन अपनी इच्छा के बिल्कुल विपरीत हुआ है कि नहीं हुआ है? तो अपनी जो इच्छा थी, अब अपनी इच्छा है कि वो खड़ा होकर अपने सामने चले और हमसे बात करे, मतलब वो मरे नहीं, लेकिन उस इच्छा का क्या हो गया? दमन हो गया। अब वो अचेतन वाली इच्छा जब चेतन में लौटती है तो चेतन को झकझोर के रख देती है। यदि जिस व्यक्ति के पास थोड़ा सा माइंड ज्यादा होगा, जिस व्यक्ति के पास संवेगात्मक बुद्धि अधिक होगी, वो व्यक्ति उन चीजों को कंट्रोल कर लेगा, और जिसके पास संवेगात्मक बुद्धि कम होगी उससे वो चीजें कंट्रोल नहीं होगी तो जोर जोर से मांग रखेगा, रुकने का प्रयास करेगा, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाएगा, और फिर वो ज्यादा ही अनकंट्रोल हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति पागलपन की ओर चला जाएगा, पागलपन की ओर मुड़ जाएगा। तो व्यक्ति पागल क्यों होता है? वो केवल अचेतन में दमित इच्छाओं के कारण होता है। वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है और इस वजह से व्यक्ति पागल हो जाता है। इसलिए सिगमंड फ्राइड ने अथाह अध्ययन किया इस बात पर, और सिगमंड फ्राइड ने अपने को यह बताया कि व्यक्ति पागल क्यों होता है। इसने यह भी कहा कि चेतन मन का अध्ययन नहीं करना है, अध्ययन किसको करना है? अचेतन का अध्ययन करना है। अब अचेतन शब्द एक बुरा था, इसलिए इसने उसको अपने अचेतन संप्रदाय नाम नहीं रखा। इसके संप्रदाय का नाम क्या हो गया? मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण होता है साइको एनालिटिकल। साइको एनालिटिकल का मतलब होता है मन का विश्लेषण। किसका विश्लेषण करना है? मन का। बोले चेतन में क्या है उससे मतलब नहीं है अपने को, अचेतन में क्या है उसको बाहर निकालो। बालक के अचेतन में क्या चल रहा है उसको बाहर निकालो, चेतन में क्या है उससे लेना देना नहीं है। जैसे देखो इसने उदाहरण दिया, मान लो आप दो तीन दोस्त है, चार दोस्त है, आप चार दोस्त है और आराम से आप अपने कमरे में रह रहे हैं, रूम पर रह रहे हैं। चार दोस्त है, मस्ती से पढ़ रहे हैं, संडे टू सैटरडे पढ़ रहे हैं, ये मंडे टू सैटरडे पढ़ रहे, संडे ऑफ रहता है, सैटरडे को शाम को आप 8 बजे तक क्लास रहती है, लेकिन 8 बजे से थोड़ा पहले निकल जाते हैं आप में से कोई एक दोस्त, या फिर आप किसी को मैसेज करके कह देते हैं कि व्यवस्था कर लेना, भाई मेरी तो क्लास 8 बजे छूटेगी। आप सैटरडे को आराम से मस्ती से 2-2 पैक लेते हैं, बैठते हैं, खाना वाना खाते हैं, सो जाते हैं। संडे को आराम से 11 बजे तक उठते हैं और फिर जो होता है उसको रिवाइज कर लेते हैं और वापस सोमवार से लेकर शनिवार तक आप पढ़ते रहते हैं। मस्त जीवन चल रहा है, मस्त पढ़ाई चल रही है। ले मने मत लेना, ऐसे पढ़ाई चलती नहीं है, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ, तुम कहीं सच में। अब आपके साथ आपका एक दोस्त और रुकने आ गया, मतलब वो नया आ गया, अब आपके कमरे में रुकेगा वो, और आपका दोस्त भी नहीं है, उसको दोस्त भी बनाना है आपको। आज हो गया शुक्रवार, कल है शनिवार, आपका तो नंबर है। अब यार दोस्त के सामने ऐसे कैसे कह दें कि यार हैं, हाँ व्रत है, नहीं होगा। ऐसे कैसे कहें उसे कि भाई तू भी ले ले, ये भी तो नहीं हो सकता ना। आपकी चिंताएं बढ़ती जा रही है। डायरेक्ट कहने से वो मना करेगा कि नहीं करेगा? अरे सीधा कहेंगे तो वो मना करेगा। कुछ ही दोस्त, कुछ ही लोग बेशर्मे होते हैं, बाकी तो सबके पास शर्म तो होती है, थोड़ी बहुत इज्जत तो होती है, वो मना करेगा निश्चित रूप से। अब आप सोच कर देखिए, आपने प्लान बनाया है, आपने शुक्रवार को शाम को या शनिवार को शाम को मान लो यहाँ से थोड़ा जल्दी चले गए, बोले पहले उसको भी सेट करना है, तो वहाँ जाके ना आप छत पर बैठे हैं आराम से, छत पर बैठे बैठे आप अचानक से, क्योंकि आपका तो प्लान है वो, क्योंकि उसके मन का विश्लेषण करना है, सिगमंड फ्राइड को काम में लेना है, तो आपने
वो आराम से मस्ती से बैठा है, बातचीत कर रहे हैं, आपने अपने ही खास दोस्त से कहा कि यार तू थोड़ी कम पिया कर रही है यार। उसने कहा क्या हुआ? बोले यार क्या क्या हुआ यार, तू उस दिन थी तेरे ज़्यादा हो गई थी, तो हम बाइक के बीचों बीच तुझे बिठा के एक आगे बैठ के एक पीछे बैठ के बांध के लाए थे तुझे यार। उतने में तीसरा कहेगा, बोले तू तू रहने दे, तू ज़्यादा मत बोल, तुझे याद है उससे पहले वाले दिन क्या हुआ था? बोले क्या याद है पहले वाले दिन? मैं सही था। बोले सही कहाँ था? याद कर, तू गया था, हम सभी गए थे, तूने इतनी पी ली थी, वो फोकट की मिल रही थी, और तूने इतनी पी ली थी, इतनी पी ली थी कि तू वहीं पर गिर गया था। फिर हम लोगों ने बाइक पर भी नहीं चल सका, तू हम लोगों ने ऑटो करके तेरे को यहां तक पहुंचाया है, हैं? हाँ। चौथा वाला कहेगा तू भी रहने दे, ज्यादा ज्यादा लोड नहीं लेना, ज्यादा ज्ञान भी नहीं देना है। उससे पहले वाला दिन याद कर, तू हम गए थे पुष्पा 2 देखने, और तू अंदर बैठा बैठा ही इतनी ले ली थी कि मुश्किल से तुम हमारे साथ बाहर आया, और बाहर आते ही तू वहां नाली के पास गिर गया था। हम ऑटो कर रहे थे, उतने में वो कुत्ता था, वो मुंह चाट रहा था तेरा। बाकी भी कुछ किया होगा कुत्ते ने। हो गया। अब वो देख के सोच रहा है यार बड़े गजब के बेवड़े हैं यार, यही सोच रहा है ना, गजब के बेवड़े हैं। फिर उतने में एक धीरे से कहता है, बोले तू भी चलती है क्या? बोला नहीं नहीं, हम आपकी तरह नहीं पीते भाई साहब, हम तो कोई शादी पार्टी होती तो एक आध पेक ले लेते हैं। ये लो। किसका विश्लेषण हुआ? मन का। उसके अचेतन में छुपा हुआ था, उसको आपने बाहर निकाल दिया, और फिर तुरंत कहते हैं कि लो करो शुरू, हाफ ले आओ। क्योंकि पहले 4 थे, अब कितने हो गए? 5 हो गए। मुझे बताओ, आपने उसके छुपी हुई बातें निकाल ली कि नहीं निकाल ली? जो चेतन में थी, वो नहीं कहना चाह रहा था हमें, उन बातों को भी आपने निकाल लिया। ये सिगमंड फ्राइड कहता है कि किसका विश्लेषण करना है अपने को? मन का। और मन का विश्लेषण करने, जो चीजें अचेतन में छुपी हुई है ना, वो चीजें कहां निकालनी है? बाहर निकालनी। एक बालक की अचेतन में छुपी हुई चीजें बाहर निकालने का मतलब है उस बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन करना, उसके व्यवहार का अध्ययन। और सिगमंड फ्राइड तो यहां तक कहता है कि बालक का जो भी व्यवहार कर रहा है ना, व्यक्ति इस दुनिया में कोई भी काम कर रहा है ना, कोई भी व्यवहार कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, उसके पीछे उसका अचेतन जिम्मेदार है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके अचेतन में कुछ इच्छाएं क्या है? दमित है, और उसी के कारण वो व्यक्ति मोटिवेट रहता है, और उसी के कारण वो कार्य करता है। यदि सही कार्य कर रहा है तो भी वही कारण है, और यदि वो गलत कार्य कर रहा है तो भी वही कारण है। दोनों का कारण वही है। एक व्यक्ति बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहा है ना समाज में, उसके पीछे भी अचेतन की इच्छाएं हैं, और एक व्यक्ति बहुत बुरा काम भी कर रहा है ना, तो उसके पीछे भी अचेतन की इच्छा है। तो मनोविश्लेषण आया लगभग 1900 ईस्वी में, व्यवहारिक रूप से अपने सामने उपस्थित हुआ, और सिगमंड फ्राइड को बहुत प्रसिद्धि मिली थी। आगे चल के सिगमंड फ्राइड ने बहुत सारे अध्ययन किए थे, बहुत सारे अथाह अध्ययन किए थे, लेकिन लास्ट में इनका देहांत हो गया था। देहांत हुआ था 1935-40 के आसपास मरे थे शायद ये, या नहीं 1950 के आसपास, 1950 के आसपास इनका देहांत हुआ। 1924 में इनको पता लग गया था कि इनको कैंसर हो गया है, इनको मुंह का कैंसर हो गया था, और उसका कारण सिगरेट ज़्यादा पीना था। ये एडवांसन वो सारी सिगरेट वो बहुत ज़्यादा पिया करते थे। हाँ, जो भी होती है ना, वो बहुत अथाह पिया करते थे, अथाह पिया करते थे। डॉक्टर थे, पागलों के डॉक्टर, और एक क्रिएटिव माइंड का व्यक्ति था। इन्होंने मनोविज्ञान को जो चीज़ें दी है ना, वो शायद मुझे लगता नहीं है किसी और ने दी है। ये मनोविज्ञान के लोक देवता से कम नहीं है, ये मनोविज्ञान का लोक देवता है। ये अभी हाल ही में गया, ज़्यादा वर्ष नहीं हुए। अब ये वर्तमान के तो नए नए मनोवैज्ञानिक तो अभी चल रहे हैं, अभी जिंदा है। जैसे आपने कभी नाम सुना होगा हार्वर्ड गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर नाम सुना है ना? हार्वर्ड गार्डनर तो अभी जिंदा है। अल्बर्ट बांडुरा, बांडुरा तो अभी 2021 में मरा था। जेरोम ब्रूनर कभी नाम सुना हो तो, जेरोम ब्रूनर अभी 2016 में मरा था। तो ये तो अभी आधुनिक के मनोवैज्ञानिक है बहुत सारे, और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक तो अभी है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक तो है। खैर, अपने क्या है? मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो 2 संप्रदाय, और तीसरा कौन सा आया? मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण कंप्लीट हुआ। इसके बाद गेस्टाल्टवाद। अच्छा, गेस्टाल्ट ध्यान से सुनिएगा। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है।
गेस्टाल्ट जर्मन शब्द है और उसका शाब्दिक अर्थ होता है, उसके शब्द का अर्थ देखें तो उसका अर्थ होता है पूर्णाकार। क्या होता है? पूर्णाकार। पूर्णाकार मतलब समग्रता, मतलब संपूर्ण आकार, पूरी आकृति। मतलब क्या होता है? पूरी आकृति। गेस्टाल्टवाद अपने को यह बात सिखाया जा रहा है कि मनोविज्ञान जो है ना, मनोविज्ञान अंतर्दृष्टि है। अंतर्दृष्टि मतलब इनसाइट है। इनसाइट मतलब सूझ है। क्या है? सूझ। यह कह रहा है कि बालक जो कुछ भी सीखता है ना, वो सूझ के कारण सीखता है, वो उसकी अपनी खुद की अंतर्दृष्टि के कारण सीखता है, इनसाइट के कारण सीखता है। बालक के सामने जो भी समस्या आ रही है, अब देखो समस्या समझ गए ना क्या है? मतलब बालक के सामने कोई भी समस्या आ रही है, मतलब किसी भी चीज को सीखना है, वो उसके लिए समस्या है। उस सीखता है, उसके पीछे उसकी सूझ जिम्मेदार है। और एक बालक को सूझ तभी उत्पन्न हो सकती है। सूझ मतलब एक आइडिया, समस्या के समाधान, समस्या का समाधान। जैसे मैं आपको यह कहूं कि आप मुझे यह बताइए कि आपको अब यहां से गांव जाना है, ठीक है, और आपकी क्लास है 8 बजे तक। तो आपकी क्लास भी खराब नहीं हो और आप गांव भी पहुंच जाएं, और आपके लास्ट गाड़ी जो जाने वाली है ना, वो है 7 बजे तक, 7 बजे बस जाने वाली है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप कैसे मैनेज करेंगे? तो आपके सामने एक समस्या आई, इस समस्या का समाधान आप किसके द्वारा कर रहे हैं? सूझ के द्वारा। किसके द्वारा? सूझ। और एक व्यक्ति में, एक बालक में सूझ तभी उत्पन्न हो सकती है जब आप उस समस्या के सभी पहलुओं का पूरी आकार, संपूर्णाकार में अध्ययन कर लेते हैं, वरना अन्यथा सूझ उत्पन्न। यदि मैं इनमें से एक बात बता के छोड़ दूं कोई भी, कि 7 बजे आपकी बस है, मैंने आगे पीछे की कोई बात नहीं बताई है, तो क्या सूझ उत्पन्न होगी? समस्या का क्या समाधान होगा? यह कह रहा है कि गेस्टाल्टवाद कह रहा है कि बालक को यदि आपको सिखाना है तो उसके मस्तिष्क में सूझ उत्पन्न करवानी पड़ेगी, और सूझ उत्पन्न करवानी है तो आप बालक को जो समस्याएं हो रही है, उन समस्याओं को पूरे संपूर्ण आकार में उसका क्या करवा देना है? अध्ययन करवा देना है, सभी पहलुओं का अध्ययन करवा देना है। और सभी पहलुओं का अध्ययन करवाओगे ना, तब बालक के मस्तिष्क में क्या उत्पन्न होगी? सूझ। और सूझ तब उत्पन्न हो सकती है जब मस्तिष्क की पूरी शक्तियां मिलकर एक साथ काम करें। इसका मतलब मानसिक शक्तियों का संगठन जरूरी है। मानसिक शक्तियों का संगठन तब उत्पन्न होगा जब आप सभी परिस्थितियां से बालक के सामने रखेंगे कि समस्या ये। कई बार हम लोग आपस में नहीं कहते हैं, जैसे कोई दोस्त है आपका, वो उदास हो रखा है, उदास उदास बैठा है, तो आप उसे कहते हैं बता क्या बात है यार, क्या हो गया? तो आप कहते हैं, वो बताता है कि नहीं यार कुछ नहीं हुआ, छोड़ना यार। और बोले फिर भी तू बता क्या हो गया? तो वो कहते हैं यार वही परिवार वाली समस्या, परिवार वाली समस्या। अब आपको उस समस्या का समाधान करना है, आपको अपनी मानसिक शक्तियों का संगठन करना जरूरी है। तो एक परिवार वाली समस्या बताइए, आप समझ गए क्या? उसको आप यही कहेंगे ना कि तू मुझे पूरे डिटेल से समझा, क्या क्या घटनाएं कब कब घटित हुई। जब वो पूरा आपको डिटेल से समझाएगा ना, तो आपके मस्तिष्क की पूरी शक्तियां एक साथ होकर काम करेगी और उस पर एक समस्या का समाधान आपकी मानसिक शक्तियां निकाल लेगी कि नहीं निकाल लेगी? तो मानसिक शक्तियों के संगठन का विज्ञान मानता है गेस्टाल्टवाद, और वो कहता है कि वो मानसिक शक्तियां संगठित तब हो पाएगी जब आप समस्या का क्या करेंगे? संपूर्ण आकार में अध्ययन करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो ये सूझ पर आधारित आ गया। इसके अगला संप्रदाय व्यवहार। व्यवहारवाद को तो हम आगे खूब पढ़ेंगे। व्यवहारवाद तो करके सीखने की बात कर रहा है। व्यवहारवाद तो ये कह रहा है कि बालक को यदि जिस प्रकार का वातावरण देंगे, जिस प्रकार का माहौल देंगे, जिस प्रकार का कार्य करवाएंगे, वो बालक उसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। ये तो व्यवहारवाद, सीधा सीधा व्यवहारवाद है। खूब पढ़ेंगे व्यवहारवाद के सिद्धांत। फिर साहचर्य। साहचर्यवाद का मतलब होता है एसोसिएशन। साहचर्य यानी होता है एसोसिएशन, और एसोसिएशन मतलब होता है जोड़ना। एक परिस्थिति को दूसरी परिस्थिति से जोड़कर सीखना, एक परिस्थिति को दूसरी परिस्थिति से जोड़कर सीखना साहचर्यवाद का प्रमुख धर्म है कि भाई पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़कर सीखो। यही साहचर्यवाद है, यही एसोसिएशन है। जैसे आपको बताओ तो बहुत सारी चीजें साहचर्यवाद पर डिपेंड होती है। जैसे आप घर वालों को पूछेंगे, आजकल वाले तो फिर भी मॉडर्न हो गए, घर वालों को पूछेंगे मेरा बर्थडे कब है, तो उनको नहीं पता है, क्योंकि वो अनपढ़ है, तो उनको नहीं पता कि आपकी क्या तारीख रहेगी, क्या आपकी सन रहेगी। लेकिन घर वाले एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से जोड़ रखा होगा, आपके इस जन्म को उन्होंने किसी न किसी एक विशेष परिस्थिति से जोड़ रखा होगा। और परिस्थिति ये कि अच्छा तेरा जन्म, क्या तेरा जन्म हमें आज भी याद है, वो
तेरे अंकल की शादी थी, अंकल की शादी थी उस वर्ष के आखा तीज को, और उस अंकल की शादी से 15 दिन पहले तू पैदा हुआ था। इसका मतलब उन्होंने एक परिस्थिति को दूसरी परिस्थिति के साथ जोड़कर सीखने का काम किया है। शास्त्रीयवाद यही कहता है कि एक परिस्थिति को दूसरी स्थिति के साथ में क्या कर लिया जाए, कनेक्ट कर लिया जाए, एसोसिएट कर लिया जाए। और हार्मिक या प्रेरकीय संप्रदाय या प्रयोजन संप्रदाय किसने दिया? विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने कहा कि बालक मूल प्रवृत्तियों के कारण कोई कार्य करता है, मूल प्रवृत्तियां ही महत्वपूर्ण होती है, और मूल प्रवृत्तियां को एक इसने प्रयोजन बताया है। उसने कहा कि एक उद्देश्य होता है। प्रयोजन यानी क्या होता है? उद्देश्य। मतलब किसी भी कार्य के पीछे क्या होता है? उद्देश्य, और वो उद्देश्य होती है मूल प्रवृत्तियां। तो आप लिखेंगे या सेकंड वाला नहीं आया, नींद के कारण? नींद तो नहीं आ रही थी। चलो बताऊंगा, एक बार लिख लो, नहीं बाकी को आ जाएगी। मनोविज्ञान के संप्रदाय लिखा है, नंबर 1 लिखो, संरचनावाद। हेडिंग तो डाल ली, मनोविज्ञान के संप्रदाय है, नई हेडिंग है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र पूरे हो गए हैं, आगे हेडिंग लगानी है मनोविज्ञान के संप्रदाय। लगाइए ना। उसके बाद नंबर 1 लिखना है उसमें संरचनावाद संप्रदाय। संरचनावाद संप्रदाय। स्ट्रक्चरलिज्म। संरचनावाद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरलिज्म। अच्छा एक बात और बता देता हूं मैं, पहले दिन शायद मैंने नहीं बताया होगा आपको। मनोविज्ञान बिना अंग्रेजी के सोल्व नहीं होगी, इसलिए मैं जो अंग्रेजी मीनिंग लिखता हूं ना, उसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं होगी आपको कि आप लिखेंगे, उसका अंग्रेजी मीनिंग निश्चित रूप से लिखेंगे। स्पेलिंग गलत हो उस बात से चिंता नहीं करनी है, इस बात से चिंता करनी है कि स्ट्रक्चरलिज्म हमें शब्द याद रह जाए। और स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है? संरचनावाद। क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो एक शब्द और आएगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट, और कंस्ट्रक्टिविस्ट को भी हिंदी में संरचनावाद बोलते हैं, जबकि वो अलग मैटर है और ये अलग मैटर है। बहुत अंतर आ जाएगा। हिंदी में वर्ड ऑफ सेंस बहुत सारे होते हैं और इनमें 1-2 ही होते हैं। हैं? ये आ गया। अब कौन है अंग्रेजी मीडियम के? आप में अंग्रेजी मीडियम के हाथ खड़े करो। हाँ, और अब ध्यान रखना, इनका बहुत सारे मीनिंगों की जरूरत पड़ेगी हमें। अरे अरे तुम रहने दो, मतलब तुम मेरे इतने बड़े अनुयायी बन गए हो, तुमको लगता है कि मैं थोड़ी छूट दे दूं तुम उठा के लाके आगे बिठाओ, है ना? लेकिन इस सही बात को यूज में नहीं लेना है। देखो आपने सवाल पूछा है मुझे, अब मुझे नहीं पता है कि आपने ये सवाल मुझे क्यों पूछा है, किसने पूछा है वो भी नहीं पता है। सुनना ध्यान से। इन्होंने कहा वुंट 1879 में संरचनावाद दिया। क्या दिया? संरचनावाद दिया। सिगमंड फ्राइड ने 1900 में मनोविश्लेषणवाद दिया। ये 2 बातें मैंने आपको समझा दी। दिया सन 1900 में। मनोविज्ञान का क्रम है आत्मा। मनोविज्ञान का क्रम क्या है? आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार। फिर इन्होंने लिखा है नीचे कि आत्मा 16वीं सदी में, मन 17वीं में, चेतना 19वीं में और व्यवहार 20वीं में है। तो सिगमंड फ्राइड चेतना के अध्ययन से पुनः मन के अध्ययन पर क्यों गया? चेतना के अध्ययन से पुनः मन के अध्ययन पर क्यों गया?
पीछे हो रहे क्या? जबकि 1900 में मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित था। जबकि 1900 में मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित था। पहले वाली क्लास लिए क्या आपने दोनों? अब देखिए, मैंने आपको बताया सबसे पहले किसका विज्ञान है? किसका विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है। उसके बाद मैंने आपको बताया किसका बना? मन का। कुछ अध्ययन तो आत्मा पर भी हुए होंगे, कुछ अध्ययन तो आत्मा पर भी हुए, लेकिन आत्मा पर वो सुस्पष्ट अध्ययन नहीं हो पाए कि आत्मा अपना वर्चस्व बनाए रख सके। उसके बाद आया मन। मन के अध्ययन हुए। मन के अध्ययन में मैंने आपको बताया बाकी कुछ तो नहीं हो पाया, लेकिन इतना जरूर हो पाया कि मन की 3 अवस्थाएं होती है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन और अर्धचेतन। ठीक है, ये 3 स्थितियां देखी थी ना हमने। इस मन के बाद क्या आया था? चेतना, और चेतना के बाद व्यवहार। अभी हम पूरी चीजें समझे नहीं है इनमें से ना, अभी व्यवहार पर बहुत डिटेल से चर्चा करनी है। ये मन हम लोग कब लेकर आए थे? 17वीं 18वीं सदी में था कि नहीं था? चेतना कब लाए थे? 1879 में। और 1879 से लेकर 1890 में आते आते इसकी आलोचना होगी, हुई थी आलोचना। और आप याद करके देखो, जब इसकी आलोचना हुई तो सिगमंड फ्राइड ने यह कहा था, चेतना एक मन का पार्ट है, एक मन की अवस्था है कि नहीं है? सिगमंड फ्राइड ने यह कहा था कि मैं नहीं जानता हूं कि किसका विज्ञान बनाओगे, लेकिन मैं इसको चेतना का विज्ञान नहीं कहूंगा। यदि आपको अध्ययन करना है तो किसका करना है? अचेतन का करना है। यह मन से दूर नहीं जा रहा है, यह मन का विरोध नहीं कर रहा है, यह कह रहा है कि अध्ययन का क्षेत्र चेतन मन नहीं होकर क्या होना चाहिए? अचेतन। यह चेतना भी मन ही है, यह चेतना भी क्या है? मन की एक स्टेज ही है। और यह अचेतना भी क्या है? मन की एक स्टेज ही है। यह हमेशा से केवल अचेतन पर लगा हुआ था और अचेतन का ही अध्ययन करता रहा। बात समझ में आ रही है? फिर देखिए, व्यवहार का अध्ययन आया लगभग 1905 में। याद करो, विलियम मैकडूगल ने 1905 में कहा था। 1905 में आओ चाहे 1900 में आओ, उसे लेना देना नहीं है। व्यवहार क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। व्यवहार 2 प्रकार का होता है, एक होता है मानसिक और एक होता है शारीरिक। मानसिक और शारीरिक। अच्छा, मानसिक व्यवहार का मतलब है मेंटल का प्रोसेस करना, मेंटल का प्रोसेस करना। और ये मेंटल प्रोसेस जो है ना, वो सिगमंड फ्राइड कहता है कि इस अचेतन मन में दमित इच्छाओं के कारण हो रही है। इसका मतलब व्यवहार किस कारण से हो रहा है? अचेतन मन में दमित इच्छाओं। इसका सब्जेक्ट था अनकॉन्शियस, इसका ओनली एक सब्जेक्ट हुआ करता था अनकॉन्शियस। इसने जीवन भर इस अनकॉन्शियस पर अध्ययन किया। इसने कहा कि व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार क्यों करता है कोई बालक? क्योंकि उसके अचेतन में कुछ इच्छाएं दमित है। तो ये सिगमंड फ्राइड कभी भी व्यवहार पर नहीं आया, इसने व्यवहार से इससे कोई लेना देना नहीं था। इससे तो लेना देना इस बात से था कि ये जो मन की अवस्थाएं विश्लेषित की गई है ना, इन मन की अवस्थाओं में चेतना के अध्ययन से नहीं था, किसके अध्ययन से था? अचेतना। जबकि यहां पर मनवादी ये मान रहे थे या फिर चेतनावादी ये मान रहे थे कि व्यक्ति व्यवहार इस चेतन मन के कारण कर रहा है, मतलब जानबूझ के कर रहा है। व्यक्ति जब कोई भी काम कर रहा है तो जानबूझ के कर रहा है। इसने कहा कि जानबूझ के नहीं कर रहा है, एक व्यक्ति पागल जानबूझ के नहीं हुआ है, क्योंकि उसके अचेतन में जो दमित इच्छा है ना, उसने उसको झकझोर दिया है और उसकी वजह से वो पागल हुआ। तो हमेशा से ये तो अचेतन का अध्ययन कर रहा था। ये आगे इस चेतना से आगे ये लोग व्यवहारवादी थे। इन्होंने कहा कि व्यवहार का पूरे का अध्ययन करना है, केवल और केवल चेतना से कोई लेना देना नहीं है। व्यक्ति जो भी व्यवहार कर रहा है ना, प्राणी जो भी व्यवहार कर रहा है, उन सब का अध्ययन करो आप। और व्यवहार में मानसिक भी हो जाएगा और व्यवहार में शारीरिक भी हो जाएगा। इसका मतलब ये चेतना के बाद जो व्यवहार है ना, ये इसका बहुत विस्तृत रूप है। चेतना तो इस व्यवहार का केवल एक छोटा सा पार्ट है। व्यवहार का आधा पार्ट है मन, और उसका भी 10% भाग क्या है? चेतना। और व्यवहार तो बहुत विस्तृत शब्द है। व्यवहार में दोनों प्रकार है, व्यवहार में चेतना भी है, व्यवहार में अर्ध चेतना भी है, व्यवहार में अचेतना भी है। और व्यवहार में न केवल मानसिक व्यवहार है बल्कि शारीरिक व्यवहार भी है। समझ पा रहे हैं चीज को? तो ये नहीं गया कभी भी, ये ना तो व्यवहार में आया था और ना ही व्यवहार में रहा। इसने तो प्रारंभ से ही मन का विश्लेषण किया है और अचेतन की बात कही है। लिखो आगे, कहां लिख रहे थे हम?
संरचनावाद संप्रदाय। किसने दिया है? विलियम वुंट ने। लिखो। हाँ, इसमें एक लाइन लिखनी है ना। लिखो, इस संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन करता है। इस संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन करता है। इस संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन करता है। इसी में एक लाइन और लिख लो। चेतना निम्न 3 तत्वों से मिलकर बनी होती है। चेतना निम्न 3 तत्वों से मिलकर बनी होती है। कितने तत्वों से मिलकर बनी होती है? 3 तत्वों से मिलकर नंबर 1 तो लिखो संवेदना, नंबर 2 लिखना भाव या अनुराग। नंबर 1 तो संवेदना और नंबर 2 लिखना भाव या अनुराग। संवेदना, भाव या अनुराग। और तीसरा लिख लेना प्रतिमा या प्रतिबिंब। एक लाइन और लिख लेना ना। लिखो, अर्थात इसके अनुसार, इसके मतलब इस संप्रदाय के, अर्थात इसके अनुसार इन चेतना के तत्वों की संरचना का अध्ययन इन चेतना के तत्वों की संरचना का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण विषय है। मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण विषय है। मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है। दूसरा लिखो। दूसरा लिखो, प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद क्या? प्रकार्यवाद को क्या बोलेंगे? क्या? हाँ बोलो। हैं? हाँ, आगे लिखेंगे है ना। लिखो आप तो। फंक्शनलिज्म, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म है वैसे ही क्या है ये? फंक्शनलिज्म। लिखो। अच्छा, प्रवर्तक तो लिख रहे हो ना आगे? विलियम जेम्स, आगे डेस लगा के विलियम जेम्स लिख लेना। लिखो, इस संप्रदाय के अनुसार
इस संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान का मुख्य विषय, मनोविज्ञान का मुख्य विषय मनोविज्ञान का मुख्य विषय चेतना के तत्वों, चेतना के तत्वों की, चेतना के तत्वों की संरचना का अध्ययन करना नहीं है। अध्ययन करना नहीं है। जबकि ये जानना है कि, जबकि ये जानना है कि चेतना के ये तत्व, चेतना के ये तत्व कार्य किस प्रकार से करते हैं, कार्य किस प्रकार से करते हैं, कार्य किस प्रकार से करते हैं। देखो हमने दो बात की है, एक तो हमने कहा संरचनावाद। संरचनावाद में तो क्या लिखा है, वो कह रहा है कि मनोविज्ञान का मुख्य सब्जेक्ट ही क्या है, चेतना के तत्व कैसे कैसे बने हुए हैं उनकी संरचना का अध्ययन कर लो। लेकिन ये कह रहा है कि चेतना के जो तत्व संवेदना है वो कैसे काम कर रही है, संवेदना कैसे हो रही है, भाव उत्पन्न कैसे हो रहा है और प्रतिमा कैसे निर्मित हो रही है, इस बात का अध्ययन करना मनोविज्ञान का मुख्य विषय है। बस अंतर सिर्फ इतना सा है, वो तो चेतना के तत्व स्ट्रक्चर का, जैसे ये बिल्डिंग बनी हुई है ना, तो संरचनावाद तो केवल ये कहता है कि ये बिल्डिंग किन किन तत्वों से मिलकर बनी है। इसमें ईंटें काम आई है, इसमें पत्थर काम आया है, इसमें सीमेंट काम आई है, इसको मजदूर ने बनाया है, तो ये चीजें इसमें काम आई है। लेकिन संरचनावाद ये कहता है कि जब ये बिल्डिंग बनाई गई तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई थी, ये बिल्डिंग कैसे बनाई गई थी, उन पत्थरों को काम कैसे लिया गया था, ईंटों को काम कैसे लिया गया था, सीमेंट को काम कैसे लिया गया था। ये फंक्शनलिज्म है, ये कार्य की बात कर रहा है। नंबर 3 लिखो, मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस। लिख लिया? लिखो, इसके अनुसार, इसके तो क्या, इनके अनुसार, थोड़ी इज्जत तो दो यार फ्राइड को। इनके अनुसार इनके अनुसार प्राणी के व्यवहार का, इनके अनुसार प्राणी के व्यवहार का मुख्य कारण, प्राणी के व्यवहार का मुख्य कारण प्राणी के व्यवहार का मुख्य कारण उसके अचेतन में, उसके अचेतन में दमित
इच्छाएं होती है चेतन में दमित इच्छाएं होती है। इसका अध्ययन करना ही मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण विषय है। इसका अध्ययन करना ही मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण विषय है। इसका अध्ययन करना ही मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण विषय है। किसका अध्ययन करना है? अचेतन में दमित इच्छाओं का अध्ययन करना ही महत्वपूर्ण विषय। हो गया मनोविश्लेषणवाद। फिर एक शब्द लिख लो, गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्ट, यही शब्द है, केवल गेस्टाल्ट, छोटा सा शब्द। इस गेस्टाल्ट का शाब्दिक अर्थ होता है समग्रता, है ना, वो तो आगे लिखेंगे। गेस्टाल्ट ये गेस्टाल्ट तो दुनिया में इतना प्रसिद्ध हुआ है कि आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा स्कूलें हैं ना बालकों को पढ़ाने की, वो इस संप्रदाय की है। गेस्टाल्ट संप्रदाय की स्कूलें हैं। जर्मनी में बहुत ज्यादा स्कूलें हैं, यूएसए में बहुत ज्यादा स्कूलें हैं। गेस्टाल्ट लिख लिया? अच्छा लिखो, इस संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान, इस संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान मानसिक शक्तियों, मानसिक शक्तियों, इस संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान मानसिक शक्तियों के संगठन, मानसिक शक्तियों के संगठन का विज्ञान है। इस संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान क्या लिखा है? के अनुसार मनोविज्ञान मानसिक शक्तियों के संगठन का विज्ञान है, का विज्ञान है। मतलब किसका अध्ययन होना चाहिए? मानसिक शक्तियों को संगठित करने का अध्ययन होना चाहिए। अब रहने दो, इसमें और क्यों बकवास लिखे? लिखो नहीं, एक लाइन लिखो तुम, फिर लिख लो। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है, गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्रता या पूर्णाकार। पूर्णाकार, समग्रता या पूर्णाकार, अर्थात बालक का अधिगम सूझ के आधार पर होता है। सूझबूझ, बालक का अधिगम सूझ के आधार पर होता है एवं सूझ को विकसित करने के लिए
सूझ को विकसित करने के लिए समस्या का पूर्णाकार रूप में अध्ययन करना आवश्यक है। सूझ को विकसित करने के लिए समस्या का पूर्णाकार रूप में अध्ययन करना आवश्यक है। पूर्णाकार रूप में अध्ययन करना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। व्यवहारवाद। व्यवहार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बिहेवियर। लिखो व्यवहारवाद। इनको तो खूब पढ़ेंगे हम। व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, मनोविश्लेषणवाद, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा देखिए व्यवहारवाद क्या कहता है, सुनिए वॉटसन क्या कह रहा है सीधा सीधा। ये व्यवहारवाद क्या कहता है? ये कहता है कि मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ विज्ञान है। क्या है? ऑब्जेक्टिव विज्ञान है। और मनोविज्ञान एक प्रयोगात्मक विज्ञान है। मतलब मनोविज्ञान में प्रयोग भी हो रहे हैं और मनोविज्ञान कैसा है? ऑब्जेक्टिव भी है। इसका मतलब सब पर समान रूप से लागू होता है। तो मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ भी है और मनोविज्ञान एक प्रयोगात्मक भी है। क्या है? देखना ध्यान से, मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ भी है और मनोविज्ञान एक क्या है? प्रयोगात्मक भी है। और प्रयोग जो आप लोग करते हैं वो प्रयोग आप लोग कर सकते हैं इसमें अवलोकन विधि के द्वारा। किसके द्वारा? अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना। अवलोकन मतलब यही होता है, मतलब इसका मतलब होता है देख कर। भाई प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से आप लोग व्यवहार को देख कर क्या कर सकते हैं? अवलोकन कर सकते हैं। यदि आपको अवलोकन करना है तो निश्चित सी बात है कि वो अवलोकन, आपको बताओ तो ये व्यवहार किसके विपक्ष में आया था? अरे चेतना के विपक्ष में नहीं आया था क्या? व्यवहार। इसने कहा था, व्यवहारवाद का कहना है कि जो मनोविज्ञान होता है ना, वो मनोविज्ञान एक प्रयोगात्मक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? प्रयोगात्मक। और साथ में कैसा है? वस्तुनिष्ठ। और प्रयोगात्मक या वस्तुनिष्ठ मनोविज्ञान है। इस वस्तुनिष्ठता के कारण इसका जो अध्ययन किया जा सकता है ना, वो अध्ययन कैसे किया जा सकता है? अवलोकन विधि द्वारा किया जा सकता है। मतलब निरीक्षण विधि द्वारा किया जा सकता है। प्रत्यक्षतः अवलोकित करना पड़ता है अपने को। क्या करना पड़ता है? मतलब डायरेक्ट रूप से उसको देखना पड़ता है। और ये डायरेक्ट रूप से देखना, चेतना के व्यवहार को देखना संभव नहीं है। चेतना के व्यवहार को मतलब मानसिक व्यवहार को देखना संभव नहीं है। उस व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या चल रहा है इस बात को आप लोग नहीं देख सकते। उस व्यक्ति के मस्तिष्क में जो उत्पन्न हुआ था उसके कारण उसका शरीर क्या व्यवहार कर रहा है, इस व्यवहार को आप लोग देख सकते हैं। उसके आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है। आप सोच के देखिए, जैसे मान लो किसी एक बालक ने दूसरे बालक के थप्पड़ मारी है, थप्पड़ मारी है, उसने व्यवहार किया है ना, ये व्यवहार ही तो प्रत्यक्षता अवलोकनीय है। वो उसके मस्तिष्क में क्या चला था वो अवलोकनीय थोड़ी है। अवलोकनीय है उसका व्यवहार। जब उसने ये व्यवहार कर दिया ना, तो इस व्यवहार के आधार पर आप लोग पता लगा सकते हैं कि इस बालक के मस्तिष्क में क्या चला, इसके चेतना के तत्वों ने किस प्रकार से कार्य किया होगा। इसलिए इन्होंने कहा कि चेतना का व्यवहार करना, चेतना का अध्ययन करना संभव नहीं है। संभव क्या है? व्यवहार का अध्ययन करना, बिहेवियर का अध्ययन करना। और बिहेवियर के अध्ययन के आधार पर ही आप लोग कहां तक पहुंच पाएंगे? चेतना तक पहुंच पाएंगे। तो सीधा सीधा मैं कहूं तो कौन सा संप्रदाय है जो मनोविज्ञान को एक प्रयोगात्मक और वस्तुनिष्ठ विज्ञान के रूप में देखता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? व्यवहारवाद। मतलब सब पर समान रूप से लागू है और उसका प्रयोग किया जा सकता है। लिखो, इसके अनुसार मनोविज्ञान
एक प्रयोगात्मक एवं, इसके अनुसार मनोविज्ञान एक प्रयोगात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विज्ञान है। मनोविज्ञान एक प्रयोगात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विज्ञान है। मनोविज्ञान एक प्रयोगात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विज्ञान है, जिसे जिसे अवलोकन विधि द्वारा लागू किया जा सकता है। जिसे अवलोकन विधि द्वारा लागू किया जा सकता है। जिसे अवलोकन विधि द्वारा लागू किया जा सकता है। इसी में कंटिन्यू करना। व्यवहार प्रत्यक्षतः अवलोकित होता है। व्यवहार प्रत्यक्षतः अवलोकित होता है। व्यवहार प्रत्यक्षतः अवलोकित होता है। अतः मनोविज्ञान को इस संप्रदाय द्वारा व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय माना जाता है। व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय माना जाता है। व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय माना जाता है। हो गया क्या? बस तो इतने लिखने हैं। इनके भी नाम तो लिखो। साचर्यवाद, साचर्यवाद का जनक। साचर्यवाद को क्या बोलेंगे? एसोसिएशन या एसोसिएटिव। एसोसिएशन यानी होता है साचर्य। और इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? जॉन लॉक। जॉन लॉक। लिखो यह साचर्यवाद लिख लिया, जॉन लॉक। लिखो यह संप्रदाय पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से यह संप्रदाय पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़कर सीखने की सिफारिश करता है। जोड़कर सीखने की सिफारिश करता है। अगला लिख लो, अगले का नाम लिख लो। अगले में केवल नाम लिख लो। प्रयोजनीय, प्रेरकीय या हार्मिक। ये हार्मिक अपने आप में इंग्लिश का वर्ड है। हार्मिक लिखना चाहो तो लिख लो HARMIC, MIK, हार्मिक।
ये अपने आप में ही क्या है, इंग्लिश का वर्ड ही है। हार्दिक नहीं है, हार्मिक। विलियम मैकडूगल है ना, विलियम मैकडूगल का पूरा सिद्धांत पढ़ेंगे हम, इसलिए अन्य तो पूरा लिखा जा सकता है ना आधा लिखा जा सकता है। बस इसका हार्मिक ध्यान में रखना ना, मेन महत्वपूर्ण है ये 5 संप्रदाय, ये 5 संप्रदाय ज्यादा विकसित हुए हैं। ये बताओ तो, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? प्रकार्यवाद के, मनोविश्लेषणवाद के, फिर गेस्टाल्टवाद के, व्यवहारवाद के, साहचर्यवाद के, प्रयोजनीय प्रेरकीय, विलियम मैकडूगल। अच्छा, खूब बकवास लिख ली ना। अच्छा, थोड़ी सी बकवास और बाकी है, तो आप कहो तो आज ही लिख के पाप काटते हैं उसका, है ना, क्योंकि उसके बाद फिर मतलब फैक्ट रहेंगे ही नहीं अपने मनोविज्ञान में, उसके बाद कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट रहेगा। थे तो आज भी कुछ कॉन्सेप्ट, लेकिन अपने को समझ में नहीं बैठे, क्योंकि अपने इतने परिपक्व हुए नहीं, उन चीज़ों को समझ नहीं पाए। हम 12वीं पास कर करके यहाँ आ गए, तो फिर वो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल से समझ में आएगी, आसानी से समझ में नहीं आएगी। सिगमंड फ्राइड ने बेचारे ने पूरी जीवन खपा दिया था, तब जाके उसने पता लगा कि अचेतन मन में दमित इच्छाओं के कारण कार्य करता है। तो अपने को भी एक दिन में कैसे समझ में आ जाए। फिर भी काम काम की बातें हमने सीखी है, प्रकृति देख ली है, क्षेत्र देख लिए है ना, थोड़ी सी बकवास और बची है, और उस बकवास को भी आज लिख लेंगे, उसके बाद कभी भी फैक्चुअल बातें लिखेंगे ही नहीं, कि रजिस्टर में ही नहीं आएगी अपने फैक्ट वाली बातें। लिखे? चलो तो लिखे, तो हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ, प्रमुख पिताजी, मतलब प्रमुख जनक। प्रमुख फूफा जी मत लिख लेना तुम, प्रमुख जनक। पूरे आगे मनोविज्ञान में हर जगह नहीं लिखवाना पड़ेगा इसका जनक ये है, इसका जनक ये है, एक साथ ही लिख लें जो भी 5-4 है उनको। डाउट तो आएगा ही आएगा यार, डाउट तो आएगा ही। बहुत अंतर है, ऐसे डाउट नहीं आने हैं अभी, है ना। साहचर्यवाद संप्रदाय और संज्ञान में क्या अंतर है? संज्ञान को 6 घंटे तक पढ़ेंगे हम, तब समझ में आएगा, 1 मिनट में नहीं आएगा। अभी वाले जो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू बताया ना, उस हिसाब से डाउट आ रहे हैं ना, तुम निश्चिंत रहो, सारी चीजें क्लियर होगी तुम्हारी, लेकिन एक साथ कभी नहीं हो सकती, है ना। फिर लास्ट में मैं एक डाउट सेशन भी रख लूंगा, तुम अपने थोड़े बहुत जिज्ञासा हैं उनको नोट करते रहना, याद तो नहीं रहेगी आपको, क्योंकि आज जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई है वो कल भूल जाओगे आप, तो उनको नोट भी करते रहना। प्रमुख जनक लिखो तो, मनोविज्ञान की जननी, पहले मां लिखो, मनोविज्ञान की जननी कौन है? बहुत अच्छा, दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र। अब जब जननी है तो जनक तो होगा ही, मनोविज्ञान का जनक कौन है? बहुत बढ़िया, अरस्तु। और मान लो अरस्तु ऑप्शन में ही नहीं हो तो कौन होगा? विलियम जेम्स, विलियम जेम्स। अरस्तु तो केवल बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है, बाकी वास्तव में तो विलियम जेम्स है। हाँ, नहीं 2 नहीं, एक और है अभी, रुको तो। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक,
आधुनिक मनोविज्ञान का जनक पर बहुत जोर दे रहे हो। जनक बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा। हाँ। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम वुंट। अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक। विलियम जेम्स। अब जब अमेरिका में है तो भारत में भी तो होगा ना। भारत में मनोविज्ञान का जनक, भारत वाले कम थोड़ी है। एन सेनगुप्त। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, विलियम वुंट। इनको समझना भी जरूरी है भाई, ऐसा क्यों विवाद क्यों चल रहा है ना। हो गया क्या? है लिखा ना एक बार? अब थोड़ा सा देखिए आप मेरी बात। मनोविज्ञान की जननी में तो कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ है, इसलिए यहां पर तो कोई समस्या नहीं है। समस्या है यहां पर कि मनोविज्ञान का जनक कौन है। तो मनोविज्ञान आपको पता है हमने कहां से उठाया? अरस्तु के दर्शन से उठाया। मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांत अरस्तु काम में लेता था कि नहीं लेता था? और अरस्तु महान मनोवैज्ञानिक था, यानी महान दार्शनिक हुआ है दुनिया का, इसलिए इसको इज्जत देने के लिए हम लोग इसे क्या मान लेते हैं? मनोविज्ञान का जनक। देखो ये व्यक्ति कितना माइंडेड हुआ होगा। ये मनोविज्ञान, ये अरस्तु उस टाइम में कितना माइंडेड हुआ होगा। आपने जीव विज्ञान पढ़ा है? उसका जनक कौन है? अरस्तु। पॉलिटिकल में सर्वाधिक सिद्धांत किसने दिए हैं? अरस्तु ने दिए। दर्शन में तो पूरा का पूरा अरस्तु ही बराबर है, सारी जगह अरस्तु ही है। दर्शन में तो अरस्तु के अलावा बात ही नहीं जाती है। इसका मतलब व्यक्ति कितने इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे उस टाइम में। तो अरस्तु जो है, ये अरस्तु इसका जनक हो जाएगा। फिर देखना है अरस्तु के टाइम में जो मनोविज्ञान था ना, वो मनोविज्ञान तो था प्राचीन मनोविज्ञान। प्राचीन मनोविज्ञान था। वर्तमान टाइम में चल रहा है कौन सा मनोविज्ञान? आधुनिक मनोविज्ञान। तो आधुनिक मनोविज्ञान पर वास्तव में आधुनिक मनोविज्ञान का यदि अरस्तु कहे ना, तो हम लोग किसको कहेंगे? विलियम जेम्स को कहेंगे। इसलिए यदि ऑप्शन ए में आए अरस्तु तो ठीक है, अरस्तु नहीं मिले तो किसको करके आना है? विलियम जेम्स को। कोई डाउट है क्या? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। अब यहां पर विवाद उत्पन्न होता है। वास्तव में हम लोग मनोविज्ञान को दो टुकड़ों में बांटते हैं। प्राचीन मनोविज्ञान हम बांटते हैं 1879 से पहले का मनोविज्ञान, जब वो विज्ञान नहीं था। भाई प्री साइंटिफिक पीरियड मानते हैं उसको, और साइंटिफिक पीरियड या आधुनिक मनोविज्ञान की हम शुरुआत मानते हैं 1879 से। मुझे बताओ इस मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? विलियम वुंट का था। इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान का पिता कौन होना चाहिए? विलियम वुंट। इसलिए हमने बिना किसी बेईमानी किए हुए इसको हमने क्या कर दिया? आधुनिक मनोविज्ञान का पिता बना दिया। और साथ में देखो किसका बनाया? प्रयोगात्मक, क्योंकि सबसे पहली बार प्रयोग भी किसने किए थे? इसी ने किए थे। लेकिन ये विलियम वुंट आपको बताओ तो जर्मनी का था। ये कहाँ का था? जर्मनी का।
विलियम जेम्स इसका प्रमुख सहयोगी था और वो था अमेरिका का। अमेरिका, देखो चीजें अपने तक इर्द गिर्द रहनी चाहिए। कहा दुनिया में नाम अमेरिका वालों ने कहा कि यार अब दुनिया में सबसे ज्यादा साइकोलॉजी को विकसित अमेरिका ने किया। क्योंकि आप सोच के देखो, शिक्षा मनोविज्ञान तो पैदा ही कहाँ हुआ, अमेरिका में ही हुआ। तो सबसे ज्यादा विकसित इसने किया। अमेरिका ने कहा यार अपने आदमी को प्रमुख बनाना है, इसलिए अमेरिका वाले जो लोग हैं ना, जितने भी, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, चाहे अमेरिका में कोई भी बात आई है, अमेरिका वाले लोग विलियम वुंड को जनक मानते ही नहीं। वो कहते हैं कि हमारा जनक तो कौन है, विलियम जेम्स है। मतलब आधुनिक मनोविज्ञान का उनके कहने के अनुसार तो कौन है, विलियम जेम्स है। और बाकी दुनिया किसको मानती है, विलियम वुंड को। इसलिए विवाद उत्पन्न होता है। इसलिए हमने यहां एक लाइन और लिख दी है, अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है, विलियम जेम्स को। तो आधुनिक मनोविज्ञान अमेरिका के अलावा आए तो कौन हो जाएगा, विलियम वुंड। और अमेरिका में पूछे तो कौन हो जाएगा, विलियम जेम्स। फिर भारत में एन सेनगुप्त। एन सेनगुप्त वह व्यक्ति है जिसने भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, फादर ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, कोई डाउट नहीं यहां तक, आगे लिखो। अगला लिखो, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक। का जनक, देखिए मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसने संज्ञानात्मक पर सर्वाधिक अध्ययन किया है। कौन है, जीन पियाजे। वेरी गुड। इस संज्ञानात्मक को ही बोलते हैं विकासात्मक। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक है जीन पियाजे, इसी को बोलते हैं। एक आता है निर्मितवाद। तो निर्मितवाद के जो जनक हैं वो आते हैं जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर। एक आता है सामाजिक निर्मितवाद। वेरी गुड। सामाजिक निर्मितवाद के जनक है लेव वाई गोत्स्की। लेव वाई गोत्स्की। एक आता है विश्लेषणवाद का जनक। युंग। एक आता है नव मनोविश्लेषणवाद। नव मनोविश्लेषणवाद, इसका जनक आता है एरिक इरिक्सन। एरिक इरिक्सन हो गया। और इसके अलावा लिखो तुम किशोर मनोविज्ञान का जनक। किशोर मनोविज्ञान का जनक स्टैनली हॉल। परिभाषा तो याद ही हो गई इसकी आपको, बीएड में ही हो गई थी। तूफानों, संघर्षों, झंझावातों की अवस्था। बाल अपराध मनोविज्ञान का जनक। बाल अपराध मनोविज्ञान का जनक सीजर लाम्ब्रोसो। सीजर लाम्ब्रोसो।
अच्छा, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक। लिख लिया? अब तो लिख लिया होगा। बस यही फैक्ट है ना, मनोविज्ञान में इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं करना है। मैंने सोचा एक साथ ही लिख लें ताकि बाद में माथा फोड़ी नहीं रहे अपने। और लिखने हैं ना, पिताजी पूरे नहीं हुए हैं। टाइम हो गया, 2 पिताजी तो लिख ही लेंगे, इतने ही बचे हैं। आगे चला जाऊं मैं अब? संबंधन के जनक थॉर्नडाइक। आज टेस्ट है क्या आपका? है? टेस्ट हो गया? नहीं, मतलब क्लास जल्दी कैसे छूट रही है आपकी? अच्छा, हिंदी की क्लास थी अभी? नहीं नहीं, वो तो मेरे समझ में आ गया, लेकिन ये क्लास थोड़ी जल्दी क्यों कंप्लीट हो गई, ये कह रहा हूं। पहले यहां टेस्ट था, अब वो टेस्ट हो गया पहले। हाँ। तो अपने थोड़ी बढ़ा लें तो क्या फर्क पड़ता है? सवा 6 तक कर लेंगे। हैं? अरे रुको रे रुको। अरे थोड़ा महिला शक्ति को भी सुनने दो यार, आपकी बकवास तो मैं रोजाना सुनता हूं। नहीं बढ़ाना है? कोई बात नहीं, नहीं बढ़ाऊंगा मैं। कोई बात नहीं, नहीं बढ़ाऊंगा ना। जितना कम हो सके उतना कम करते जाओ। नहीं नहीं, हमें अगली वैकेंसी में भी तो स्टूडेंट चाहिए ना। ऐसे कैसे करोगे फिर, सब के सब अभी पढ़ जाओगे तो। एस टाइप अनुबंधन का जनक कौन है? पावलोव। आर टाइप अनुबंधन के जनक कौन है? स्किनर। व्यक्तिगत विभिन्नता के जनक केटल।
हो गया क्या? कोई बात नहीं, तुम्हारा आज कोई मन नहीं है ना, तो हम कल समझ लेंगे इनको।